तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको मूव कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंध स्मरण करने की, कह रहे हैं कि ब्लाइंड मेमोराइजेशन इज कॉल्ड, अंध स्मरण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यही बात तो फर्जी हमको अच्छे से पता है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। अंध स्मरण करने की प्रवृत्ति ये क्या कहलाती है? क्या इसको सस्वर पाठन कहते हैं? सस्वर पाठन का मतलब होता है कि जैसे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सस्वर का मतलब जैसे आप लोग राष्ट्रगान करते हो ना, एक साथ करते हो ना, आपकी कमियां भी छुप जाती हैं, कोई सही पढ़ रहा है तो कोई गलत पढ़ रहा है। लेकिन एक और वाचन होता है दोस्तों, उसका नाम है आदर्श वाचन, और उसमें आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर कोई गलती हो गई, हालांकि आदर्श वाचन केवल अध्यापक करता है, इसमें बच्चे नहीं करते इस वाचन को, तो इसमें अगर गलती दोस्तों हो गई तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो रटने द्वारा जो अधिगम कहते हैं, जो रटा जा रहा है, ना समझे ना समझे, कुछ नहीं किए, केवल रट रहे हैं, तो इसी को कहते हैं अंध स्मरण, लर्निंग बाय स्टेन। लर्निंग का मतलब सीखना, बाय स्टेन, स्टेन मतलब रटना। बाकी अर्थपूर्ण तो एक पॉजिटिव वर्ड है, पुनरावृत्ति यहां पे निगेटिव वर्ड है, सस्वर पाठ का यहां इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं था। अगला, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन दोस्तों किसका है? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन वन ऑब्जेक्ट रादर देन एनी अदर। दिस इज स्टेटमेंट, ये दोस्तों स्टेटमेंट किसका है? डंबिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? ये सब ने रट रखा है दोस्तों, ये डंबिल का कथन था। डंबिल ने ही कहा किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, ध्यान कहलाता है। अवधान का मतलब ध्यान ही होता है, बहुत सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह तो मैं आपको ट्रिक के द्वारा पढ़ाया था, अब आपको याद हो ना याद हो यह आपकी गलती है। हमने आपसे बोला था अगर किसी परिभाषा में आपको प्रत्याशा शब्द दिख जाए तो 90% कौन होते हैं? अब अगर गलत करोगे फिर समझिए कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने गलत कर दिया तो ये फिर अच्छी बात नहीं है, फिर वो बुरा होता है भाई। दोस्तों हमने कहा था कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, और हमको सामाजिक विकास से कोई मतलब भी नहीं है। हमारा तो मतलब यह है परिभाषा सर याद कैसे करें। हमने बोला कि अगर किसी परिभाषा में प्रत्याशा शब्द आ गया तो वो परिभाषा हरलॉक की होती है, वो भी 90%। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 34, वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? दोस्तों थार्नडाइक तो बड़े लालची थे, उन्होंने कहा कि जब तक टॉफी नहीं दोगे हम स्कूल नहीं जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब यह था, बिल्ली पर प्रयोग किया तो थार्नडाइक ने कहा, क्या कहा? हालांकि पहले उत्तर बता दें क्योंकि आप लोग बेताब रहते हो, गुथरी वाली बात यहां सही है, लेकिन और भी साइकोलॉजिस्ट को समझिए, क्योंकि पेपर में यही नहीं आएगा। क्योंकि मैं कभी नहीं कहूंगा कि पेपर यहीं से आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बस फर्क इतना है, पेपर में ऐसे ही सवाल हो सकते हैं जिसके पास पैटर्न ठीक होगा, कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, वो अपनी कहानी से कोरिलेट करके उन प्रश्नों का उत्तर कर देगा। तो महान साइकोलॉजिस्ट थार्नडाइक का दोस्तों ये कहना था, उन्होंने कहा कि बच्चा बड़ा लालची होता है, अगर उसके सामने रसगुल्ला रखोगे तो मुंह में पानी आएगा, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन इन्हीं का विरोध करने उतर पड़े वाटसन। वाटसन ने कहा कि तब क्या होगा जब बच्चे ने इसके पहले बहुत सारे रसगुल्ले खा लिए हों, क्या तो भी रसगुल्ला रखने पर वो खाने की इच्छा रखेगा? नहीं ना। तो कहने का मतलब वाटसन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि उद्दीपक के उपस्थित होने पर भी अनुक्रिया हो, कि रसगुल्ला रखो और हमारा मन हो कि हम खा ही लेंगे। यही बात उन्होंने बिल्ली के ऊपर टांगा, कहा कि अगर आप बिल्ली को किसी पिंजड़े में बंद कर रहे हो, रोटी का टुकड़ा सामने रखोगे, तो थार्नडाइक ने कहा कि भाई रोटी सामने होगा तो बिल्ली उछल कूद करेगी।
यानी रोटी क्या है, उद्दीपक है, और बिल्ली का उछल कूद करना क्या है, अनुक्रिया है। तो थार्नडाइक ने कहा कि अगर उद्दीपक होगा, यानी अगर रोटी का टुकड़ा सामने होगा तो बिल्ली अनुक्रिया करेगी। तो यहीं पर वाटसन महोदय यहां पर इनसे लड़ खड़े हुए, कहें कि तो क्या होगा जब बिल्ली 5 मिनट पहले खाना खाकर आई हो, तो क्या रोटी का टुकड़े रखने पर उछल कूद मचाएगी? तो यानी थार्नडाइक के सिद्धांत से ही थार्नडाइक को ही दोस्तों वाटसन ने उल्टा टांग दिया। यानी जो थार्नडाइक लेकर आए यसार थ्योरी, उसी में वाटसन लेकर पहुंच गए SOR। यहां यस का मतलब स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, आर मतलब रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, और वाटसन ने ओ में डाल दिया ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी। कहा कि भैया सब बात तो ठीक है, वो हर बात होगी, लेकिन अनुक्रिया होना ना होना ये डिपेंड करता है, अनुक्रिया होना या ना होना ये प्राणी की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि SOR के जनक कौन थे, तो आप कहोगे वाटसन। SOR के प्रतिपादक कौन थे, तो आप बोलोगे वुडवर्थ। और यसार का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलेंगे थार्नडाइक। खैर, क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आएंगे दोस्तों, और इस पे उत्तर क्या किया गया है, किसने पुरस्कार को महत्व तो नहीं दिया? दोस्तों महान गुथरी, एडविन रे गुथरी इनका ये नाम था पूरा, और इन्होंने दोस्तों अधिगम में पुरस्कार को महत्व तो नहीं दिया। तो मेरी एक कहानी याद रखना, जो मैं आपको छोटी छोटी ये कहानियां सुनाता हूं, इसको एंजॉय मत करिए। ये पेपर में जब लंबा चौड़ा पैडागॉजी जब फंसता है ना, तो वहां पे आपको निकालने में मदद करता है ये। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का पुनर्बलन, ध्यान दीजिए प्रश्न में, किस प्रकार का पुनर्बलन अधिगम के व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कारगर है? बताएंगे आप लोग? कितने लोग सही करेंगे जरा मुझे देखना है। याद होगा दोस्तों स्किनर का वो लाइन जिसमें उन्होंने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया था, और उनका भी सिद्धांत दोस्तों थार्नडाइक के पलट के था। थार्नडाइक का एफआर था ना, और स्किनर का क्या था, जरा अंतर जान लो, आज इनके बारे में ये भी चर्चा हो जाए। क्यों भाई, चलिए आप दोनों में इनको भी डिफाइन कर दें। स्किनर का तो आपने देखी, थार्नडाइक का आपने देख ही लिया कि थार्नडाइक तो कह दिया कि अगर रोटी का टुकड़ा होगा तो बिल्ली अनुक्रिया कहेगी। यानी थार्नडाइक ने अनिवार्य कर दिया कि भैया अगर आप उद्दीपक रखोगे तो व्यक्ति तभी अनुक्रिया करेगा। लेकिन आर्यस थ्योरी जो स्किनर ने दिया, जिसमें उन्होंने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया, इस सिद्धांत को जरा समझो क्या था ये दोस्तों। इन्होंने कहा कि थार्नडाइक भाई ऐसा है, बात तो सही है आपकी, हर जगह अपनी जगह आप अपने लेवल पर ठीक हो, लेकिन यार ऐसा मत करिए, बात बिगड़ जाएगी। अब बच्चे को खराब मत करो, हम पहले काम लेंगे तब पैसा देंगे, हम काम लेंगे तब उसको खाना देंगे। अब उन्होंने, थार्नडाइक ने कहा कि भाई बताइए कैसे, साबित तो करो आप अपनी बात को। तो स्किनर ने कहा कि एक बच्चे को अगर मैं टॉफी देकर स्कूल भेजता हूं, 1 दिन टॉफी दूंगा, 2 दिन दूंगा, 4 दिन दूंगा, 5 दिन दूंगा, लेकिन 6वें दिन क्या टॉफी हटा लूंगा तो क्या बच्चा स्कूल जाना बंद कर देगा? क्या बच्चा स्कूल जाना बंद कर देगा? नहीं ना। तो फिर कहने का मतलब जो आप कह रहे हो थार्नडाइक जी कि उद्दीपक जब तक रहेगा तबे तक अनुक्रिया होगी, ये जरूरी नहीं है। हमें अनुक्रिया चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। अब मैं आपकी बात पर यहां पे वापस लौटूं, और मैं अगर बात करूं किस चीज की, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, पुनर्बलन पे इन्होंने कहा कि इनका प्रयोग किसका था? स्किनर का प्रयोग था चूहा और कबूतर पर, जिसके बारे में मैंने इसकी भी कहानी आपको सुनाई है। मैंने कहा कि पिंजरे के अंदर जब चूहे को बंद करते हैं, जब तक खटका दबता रहा खाना मिलता रहा, यानी जब तक सकारात्मक पुनर्बलन मिला खाना मिलता रहा, वो चूहा पिंजरे में बंद रहा। लेकिन हमने आपसे कहा कि एक बार खटके की जगह बंदूक दग गई, सारे के सारे चूहे निकलकर भाग गए। मतलब बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको काम को बनाए रखना है, लंबे समय तक चलाना है, तो क्या करोगे? न बहुत ज्यादा उसकी बुराई करो, न बहुत ज्यादा भलाई करो, आंशिक पुनर्बलन अपनाइए, पार्शियल रीइंफोर्समेंट करिए, यह बीच का रास्ता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। और एक छोटी बात से आपको मैं यहां पे आपके संदेह को दूर कर दूं दोस्तों, अगर आपसे कहे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कह देना क्लार्क एल हल ने दिया। लेकिन अगर आपसे यह कहता है कि पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया, तो आप कह के आना कि स्किनर।
आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये पेपर वाले प्रश्न है, कम से कम आप समझ जाओगे तो आपके उत्तर सही होंगे, उत्तर सही होंगे तो नंबर बेहतर करके आओगे। तो दोस्तों वापस आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बबीता, कृष्ण नंदन, आकांक्षा, पूजा, ओम पाठक, अज्जू, रीमा और बहुत सारे प्यारे भाई बहन। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब कब होगा? पहला ऑप्शन, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। इसमें तो पूरे उसके जीवन की व्यथा को ही आप जोड़ दिए हो, तो ये तो कभी गलत हो नहीं सकता। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना। ही बल देना क्या मतलब? मैंने आपसे बोल दिया है, पढ़ने लिखने इन्हीं कुशलताओं पर ही बल देना। जोर मत दो, फिक्स मत करना। वो ऑप्शन जहां पे फिक्स करने की बात कर दी जाए उसको तुरंत गलत काटना। तीसरा, शिक्षा का अधिगम प्रक्रिया में आगे नहीं रह सकता, बालक को आगे रखना है, आप पीछे पीछे उसकी मदद करोगे। और फोर्थ वाला ऑप्शन, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी हो। मतलब कह रहे कि भाई या तो बाल केंद्रित ही चलता रहे या तो फिर शिक्षक केंद्रित चलता रहे। तो ये कभी सही नहीं होता। ये कहते नहीं, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक हो, प्रजातांत्रिक हो, बाल केंद्रित हो। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो, क्योंकि इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाटसन ने, एक जबरदस्त प्रश्न है, वही वाटसन दोस्तों जिसकी भी मैंने चर्चा आपसे की। वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक थे, 11 माह के शिशु पर लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया। अच्छी बात है। यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक, संज्ञानात्मक, अभिव्यक्ति। अब मैं इस प्रश्न को आपको हल करने का कई तरीका बताऊंगा, 2-3 तरीके जानो। कौन वाटसन? वही वाटसन जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दीजिए, मैं उसे जो चाहूं चोर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता हूं। वाटसन व्यवहारवादी थे। वाटसन ने थार्नडाइक को गलत साबित किया था। यह वही वाटसन है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का संबंध अवलोकन पे होता है, और यह दोस्तों था महान अल्बर्ट बंडूरा का। और यह अल्बर्ट बंडूरा नहीं है, इन्होंने लिटिल अल्बर्ट नामक एक कॉन्सेप्ट था, एक्सपेरिमेंट था, उसका प्रयोग किया। संज्ञानात्मक पियाजे का है, अभिव्यक्ति तो अवसर होता है। कौन सा ऑप्शन बच रहा है? अनुबंधन, कंट्रैक्टिंग। अनुबंधन मतलब जानते हो? अनुबंधन का मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, रुकिए रहिए, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे दूं। एक बात बताओ, आप रोज क्लास क्यों करते हो? आप रोज पढ़ते क्यों हो? इसलिए पढ़ रहे हो ना कि जॉब मिल जाए। तो वो जो जॉब मतलब सरकारी जॉब, वो जो टीचर है यानी सरकारी जॉब का मिलना आपके लिए अनुबंधन है, इसलिए आप यहां पे अनुक्रिया कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो ये होता है अनुबंधन। और इसी पर दोस्तों इन्होंने जोर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए तो वाटसन ने 11 माह के शिशु पर जो लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया, यह प्रयोग अनुबंधन पे आधारित था। दोस्तों सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा शुरुआत में ही, सारे स्टूडेंट, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। और अगर कोई भी बात आपको महसूस हो जाए कि भाई नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट में लिखकर पूछते चलना, क्योंकि ये जो वक्त है ये काफी संवेदनशील है। संवेदनशील कहने का मतलब दोस्तों यही होता है कि ये जो वक्त है, इस वक्त अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट सीखना है, जो भी पैडागॉजिकल पैटर्न सीखना है, यही वो वक्त है, यही वो समय है। इसके बाद तो फिर प्रेशर डेवलप होगा, फिर आप मॉक टेस्ट करेंगे। अंतिम 20 दिन आपको हम लगातार मॉक टेस्ट करवाएंगे। फिर आपके कहते हैं कि आपने नंबर को चेक करो। फिर अगर घर पे 120 बन रहा है तो जान लेना कि पास हो जाओगे। घर पे 120 नहीं बना पा रहे हो तो जान जाना कि अटक जाओगे। तो हम आपको यहीं पर बता देंगे एग्जाम से पहले ही कि आप पास होने जा रहे हो या कुछ संकट है, सुधर जाओ। वो सारी बातें आपको आगे हम बताते रहेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इज, कह रहे हैं कि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए भाई फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से।
कौशल, कोई स्किल सीखना है तो उसकी पहली अवस्था क्या होती है? भैया अगर कोई स्किल सीखना है, आपको मोबाइल बनाना अगर सीखना है तो पहले जाओगे मोबाइल बनाने वाले व्यक्ति के पास और उसे बनाते हुए देखोगे, अनुकरण करोगे, यथार्थ एक्यूरेट। जब तक आप अनुकरण नहीं करोगे, यथार्थता कहां से आएगा? यथार्थता का मतलब होता है एक्यूरेसी। जब आप लगातार बार बार उन्हीं चीजों पे काम करोगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, अनुकरण करके बार बार वही काम त्रुटि व प्रयास करोगे, तो आपके काम में क्या आएगा? यथार्थता तो तब आता है जब आप सीख लेते हो, कई प्रयोग कर जाते हो, तब उसमें एक शुद्धता आती है, तब उसमें एक एक्यूरेसी जनरेट होता है। दैट मीन्स आप कहोगे सर बहुत से बच्चे यथार्थता मार्क के आते हैं। मैंने ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक के जो प्रश्न आपके आते हैं उन सब का जब मैंने यथार्थ का अध्ययन किया तो हमको इस बात का पता चला कि 40% बच्चे कहते हैं कि यथार्थता और 60% ही समझ कर आते हैं अनुकरण। तो ये बहुत छोटी बात है, पर गलत करके मत आना। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाए? अब ये प्रश्न वो है, लगता कि यार आ रहा है, जैसे कोई हमारा भाई बहन देखेगा उसको लगेगा यार आ रहा है, जरूर आ रहा है, ये मैं तो कर जाऊंगा, और उसी में गलत हो जाएगा। अभी देखना, अभी लाइव कमेंट में देख लेना, लाइव आप लोग अभी कमेंट में देख लीजिएगा। लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन देखिए कैसे भी गलत होगा ये। ठीक है भाई। दोस्तों किसी भी नई भाषा को सीखना है तो क्या पहले आप शब्दों के निर्माण पे सीखेंगे? क्या आप पहले वाक्यों के निर्माण पे सीखेंगे या पहले अक्षर से स्टार्टिंग होगी? भैया एक एक अक्षर मिलकर शब्द बनता है। जैसे कमल तो का प्लस मां प्लस ला, तो एक एक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं और बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं। तो चूंकि आपको भाषा सीखनी है तो भाषा में शब्दों और अक्षरों का अध्ययन होता है, वाक्य का अध्ययन नहीं होता। वाक्य तो आप खुद उससे बनाकर बोलते हो। ऑप्शन नंबर ए मैंने कर दिया है, इसको एक सर्कल के थ्रू, डेट मींस रेक्टेंगल बना दिया है, इसी में आप लोग क्या करें स्क्रीनशॉट डेवलप कर लीजिए। तो अब्दुल मोहन दिवाकर, बबीता तिवारी, आकांक्षा, रीमा यादव और डुअल दिल हैफ, क्या क्या नाम है भाई, सुमित्रा, पुतुल कुमारी, आकांक्षा, पूजा, मोहन, विकास, रीमा, अज्जू, सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सीखने की भूमिका में करें द रोल ऑफ द टीचर इन द लर्निंग प्रोसेस शुड बी, करें कि टीचिंग करने की प्रक्रिया में, पठन पाठन की प्रक्रिया में एक टीचर की भूमिका कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए? क्या वो सुगम करता यानी मित्र के रूप में हो? कोई बुराई नहीं है, ये तो रटा रटाया प्रश्न है। क्या वो दोस्तों इंस्ट्रक्टर बनेगा? टीचर कभी इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, वो कभी प्रशिक्षक नहीं है, वो नियंत्रण करता नहीं है। टीचर एक मित्रवत व्यवहार करेगा, सुगम करता है, आपकी राह को सफल बनाने वाला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहे अभी तक कुछ भी ना पढ़े हो, चाहे आप ये पहली भी क्लास हो, फिर भी हम आपको अभी पीछे से यानी बेसिक से आपके पैटर्न को कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी। और अगर आपके कुछ क्लासेस मिस हो गए, अगर आपने लगातार देखा भी है, देन समझ लीजिए वो एक परिपक्वता आप जनरेट होगा। आने वाले 2-4 क्लासेज और जो आएंगे उसके बाद हम आपको देखिए कैसे दौड़ना सिखाएंगे। अभी तो चलना सीख रहे हो, अभी दौड़ना बाकी है। फिर एक रफ्तार आपको देखने को मिलेगा, फिर चेक करके हम आपको देखेंगे कितना नंबर आप ला पा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन पास हो रहा है, कौन असफल हो रहा है। जो असफल हो रहा है उसकी कमियों को खोजकर वहां पे काम कर देना है। हम सब बताएंगे कितने नंबर के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो बनेगा, यहां इतना हो रहा है तो वहां कितना होगा, वो सारी बातें होंगी। बस आप सेशन में लगातार बने रहें। जो डाउट्स आए तुरंत कमेंट में लिखें और देर पे ना जुड़ें। लाइव क्लास की टाइमिंग अगर 11 बजे की है तो आप 11:10 तक तो कम से कम आप प्रेजेंट हो जाया करें, क्योंकि ये आपके लिए है। देर करोगे जो टॉपिक छूट जाएंगे उसका क्या? निम्न में से अनुबंधन की सबसे कम संभावना किस स्थिति में होती है? कह रहे हैं कि यार किसी भी मतलब टॉपिक के प्रति चाह, जैसे कह रहे हैं कि नौकरी के प्रति लगाव कब कम हो जाता है?
एक एग्जाम्पल ले लो, किसी खाने को खाने का मन कब कम हो जाता है? आप मेरे को एग्जाम्पल देकर बताओ जरा, तो बताएंगे आप लोग? जरा ढंग से बताना मेरे को, समझाओ जरा। देखिए बारी आपकी समझाने की अब है। मैं साफ शब्दों में, सरल शब्दों में बता दूं कि ये बताओ कि किसी भी अनुबंधन का मतलब किसी भी चीज को पाने की या काम करने, उसके प्रति रुचि कब खत्म हो जाती है? बेटा बहुत साफ शब्दों में अगर मैं कहूं ना, कि अगर कोई आपको पीछे पीछे चलने को कहे, पश्चगामी अधिगम कराए, या वो काम करने से आपको सफलता ही ना मिले, आप पीछे ही रहना है, तो मुझे लगता है कि आप इंस्टेंट निर्णय लेंगे, वो चीज छोड़कर कोई और काम करेंगे। पश्चगामी अनुबंधन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लेना क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट को शायद उसका उत्तर ना पता रहा हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई चीज जबरदस्ती दिमाग में फीड नहीं करना है। समझना है कमेंट बॉक्स है, लिखिए, पूछिए, अपने डाउट्स को कवर करिए। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? इसका एक तरीका है भाई, सीधी सी बात है। सिम्पसन ने कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा कि हम करके सीखेंगे। मतलब सीधी सी बात है, एक्टिविटी डूइंग द प्रोसेस। कहने का मतलब काम करना और अपने आप को सक्रिय रखना, अपने आप को मौके के लिए तराशते रहना। दैट मीन्स इस बात से प्रेरणा, और देखा जाए मैं तो इन चीजों को काफी आगे बढ़ाने का काम सिम्पसन का ही था, और केवल इनका नॉर्मल फॉर डेफिनेशन आता है, बहुत ज्यादा इनसे प्रश्न आया नहीं है। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? पुनर्बलन तो कोई भी हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो अब आपको यह बताना है कि पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जी हां, पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग है? तो दोस्तों आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो पुनर्बलन होता है, पुनर्बलन का मतलब वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे आपने देखा एक चीज, क्या देखा आपने ये देखा कि जब तक स्किनर के प्रयोग में चूहे को खाना मिलता रहा, वो पिंजरे के अंदर बंद रहा, लेकिन जैसे ही उसको खाना मिलना बंद हुआ, वो निकलकर भाग गया। मतलब ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ये अधिगम का पठन पाठन के बीच की प्रक्रिया है। पुनर्बलन लर्निंग में होता है, सीखने में होता है। बहुत से लोग कहेंगे शिक्षण में, प्रभु अधिगम में, सीखने में। अगर टीचिंग चुन लोगे ना, तो बेटा टीचिंग जो होता है ये टीचर का है, ये टीचिंग कराने का काम टीचर का है, बच्चे का नहीं है। जबकि अधिगम में बच्चा और टीचर दोनों इन्वॉल्व होंगे। ध्यान रखना दोस्त, ये तरीका जो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, जो पैटर्न आपके दिमाग में डाल रहा हूं, उसको ढंग से पकड़ो, वरना फंस जाओगे, बात बिगड़ जाएगी। बहुत से बच्चे, चलिए अनुदेशन तो नहीं करते, लेकिन शिक्षण मार देते हैं। जी नहीं, शिक्षण में केवल टीचर होता है, बालक नहीं होता। चलिए आगे आपको लेकर चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का करना यह किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में? बताइए। ये बहुत छोटी सी बात आपको लगता भले है, लेकिन यकीन करिए यही चीजें होती हैं जो गलत हो जाती हैं तो बहुत बात बिगड़ जाती है। दोस्तों व्यवहार का करना ये डायनेमिक एरिया है। एक बात बताओ, आपके घर पे कोई मेहमान आया, कोई बात आपसे पूछा, कोई बात आपसे कही, अब आपका व्यवहार तो उस मेहमान के शब्दों पर डिपेंड करता है, उसके आचरण पर डिपेंड करता है, कौन सा शब्द कब किसके मुंह पे निकल गया। ये डायनेमिक होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप 10 मिनट बाद सोचकर बोलोगे। गतिक है, इंस्टेंट उन्होंने बोला, उनके व्यवहार पर आपने निर्णय लिया। तो तो व्यवहार का करना दोस्तों सीखने के गतिक क्षेत्र पर यह डिपेंड करेगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण
कोई गलत करके बता दे, कोई गलत कर देना, मैं ये चैलेंज करता हूं, सिखा दिया हूं आपको सारे वर्ड, शब्द देख लोगे तो उत्तर आपका हो जाएगा। पास होना है ना, तो बस वो मेरा काम है, वो मैं कैसे भी करवाऊं, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। बताइए सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट करिए सारे बच्चे भाई बहन मेरे जितने हैं। साल्वी पंडित, मिथिलेश पाल, आकांक्षा, आयुष, अजय, सुमित्रा, दिव्या, अज्जू, अनीसा, निधि श्री, मोहन दिवाकर, मुकेश कुमार, रीमा, शुभम दुबे, नजराना खातून। दोस्तों, जब जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद मनोवैज्ञानिक है, बच्चा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उसमें स्वायत्तता की भावना होती है, उसमें अहम केंद्रित। भैया मैं ये कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये जितने शब्द आप लोग सुन रहे हो ये पेपर में हूबहू लिखा रहेगा ऑप्शन में। स्वायत्तता जान जाना पियाजे का है, अहम केंद्रित पियाजे का है, स्कीमा पियाजे का है, जीववाद पियाजे का है, अनुकूलन, समायोजन, समावेशन, आत्मसातीकरण, ये सारे शब्द दोस्तों पियाजे के हैं। तो टाइम भी तो बचाना है, अगर पूरा टाइम आप सीडीपी पे खर्च कर दोगे तो गणित में कहाँ पे टाइम बचाओगे। संस्कृत की पेडागॉजी या मतलब संस्कृत का जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, अरे यार गद्यांश, जो आपको समझ ही नहीं आएगा, कहाँ पे टाइम बचाओगे। टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा पेपर में। आगे ले चलता हूं आपको। वो गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया को करता है। क्या बात है भाई, वो कौन सा डायनामिक फोर्स है भाई जो बच्चे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, जो बच्चे को काम करने के लिए आगे बढ़ाता है, कौन है वो। क्या वो लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, अवरोध है। देखिए ऐसा है, कहते हैं कि भाई लक्ष्य के बिना तो कोई काम होगा नहीं, और अगर प्रेरणा नहीं है तो कोई काम आप अंजाम तक ले नहीं जा सकते, और काम कर रहे हो तो बीच में बाधा आएगी जरूर। तो जाहिर सी बात दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। ऑल ऑफ दीज सब सही है। 46 ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अधिगम सर्वोत्तम होगा कब। अधिगम सर्वोत्तम होगा कब, जब बुद्धि होगी, अनुशासन हो। देखिए ऐसा है यार, ऐसी बातें ना करो, मतलब यार अनुशासन पे आप फोकस करवा रहे हो, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। इतना तो मैंने आपके लिए सेटअप कर ही दिया है। चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे फटाफट से। बेटा किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि को देखकर किसी को मंद बुद्धि, प्रबल बुद्धि, ये सब कहना आपके लिए उचित नहीं होगा। लगभग 80% हमारे वो भाई बहन, हमारे वो मित्र दोस्त पेपर में जब जाते हैं ना, वो इस तरीके से पेपर हल करते हैं जैसे वो उसको हल कर रहे हैं। भैया वो प्रश्न आप प्राथमिक लेवल के बालक के लिए, उसकी बुद्धि पे जज ना करो, उसकी आदत से जज ना करो। काम तभी होगा जब बच्चा मोटिवेट होगा। अभिप्रेरणा, अच्छा अभिप्रेरणा में भी बेटा दो होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। कैसे पहचानोगे पेपर में, कैसे पहचानोगे बताओ, कैसे जानोगे कि सर जी ये आंतरिक, मैं यहां लिख देता हूं, कैसे जानोगे कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये आंतरिक है, ये बाह्य है, कैसे जानोगे। मैं आपको कुछ चुटकियों में एक पैडागॉजिकल पैटर्न बताता हूं। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होता है जिसमें आपका दिल साफ हो, लालच ना हो। हमने कहा आपके द्वार पर भिखारी आया, प्रभु आपका मन हुआ, आप प्रेरित हुए, आपने उसकी मदद कर दी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भिखारी आते हैं, क्या आप मदद करते हो, नहीं ना। वहीं पर बाह्य अभिप्रेरणा में लालच होता है, जैसे आपने देखा कि फलाने का बच्चा तो डॉक्टर बन गया, तो आपने भी क्या किया, नीट की तैयारी करनी शुरू कर दी। ये लालच है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन, और ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है।
यह परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट करके प्रत्येक भाई बहन बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। बेटा बैकग्राउंड में क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है, यही तो कहते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो बड़ा मुश्किल में रहता है। बैकग्राउंड में तो बहुत कुछ बजेगा। चलिए तो दोस्तों देखिए, इसका मैं एक ट्रिक आपको बता दूं, ध्यान दीजिए कैसे याद करोगे। अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा देखिए अधिगम तो आपने किया था बैंक ऑफिसर बनने के लिए, और शुरुआत में आपको बाधा मिली और आप गेट पर खड़े हो गए, और गेट पर खड़ा होना है तो समायोजन करना ही पड़ेगा। पढ़ाई की थी कि बैंक ऑफिसर बनेंगे, बाबू क्लर्क बनेंगे और हजार रुपया घूस लेकर फाइल अंदर बढ़ाएंगे। खैर ये मजाक है। सपना था कि बैंक के बाबू बनेंगे, कैशियर बनेंगे, लेकिन परिस्थितियां इतनी विषम हो गई कि आपको गेट पर खड़ा होना पड़ा। मतलब नवीन परिस्थितियां आ गई कि गेट पे खड़ा होना है। मैं केवल याद करने का बस एक तथ्य दे रहा हूं, इसलिए मजाक को मजाक तक समझें। गेट्स व अन्य की दोस्तों ये परिभाषा थी, बहुत सीधी सी बात है। 48 ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अच्छा, ये प्रश्न कैसे याद करें सर जी, अब इसको बता दीजिए। चलो सुन लो, वो तरीका बताएंगे, केवल पढ़ोगे नहीं याद भी करोगे। एजुकेशन स्टडी पॉइंट का ये तथ्य है, आए हो तो याद करा के भेजेंगे। ये नहीं यार कि आ रहे हो पेपर में यहां केवल टाइम, जी नहीं। मैं दावा करता हूं कि आप घर पे कुछ ना पढ़ें, लेकिन आप मेरे लाइव सेशन में अगर 1 घंटा आप रहे, 40 मिनट 50 मिनट जितनी भी देर रहे, केवल आप सक्रिय रहो, याद मैं करवा दूंगा ना, क्यों परेशान हो। करें सीखने का सही स्तर क्या है? तो बेटा सीखने और सिखाने दो बातें यहां पे होगी। सिखाना है तो फैक्ट पे चलना पड़ेगा, तथ्य सब में है। चलो भाई अभी तथ्य सब में है, कोई बात नहीं। और यार तथ्य को लाने के लिए इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए, जानकारी भी तो इकट्ठा करने का प्रभु। यानी कि सूचना किस किस में है, यानी कि अब ये दोनों ऑप्शन कट गए, केवल 2 बचे, एक बी बचा एक सी बचा, यानी तथ्य और सूचना। यानी किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए मेरे को फैक्ट ढूंढना पड़ेगा। फैक्ट इंफॉर्मेशन से आती है, और याद रखो, और इंफॉर्मेशन को मुझे एक्वायर करना पड़ता है, जो कि ज्ञान स्वरूप देखते हो। अब किसी में ज्ञान तीसरे नंबर पे है, अब ये भी कट गया, सी वाला ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को मतलब कि एक्वायर करने से नॉलेज की प्राप्ति हुई, मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए यहां पे ये देखो बोध वाला, और लास्ट में क्या होता है, इसी को विजडम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको याद कर लो, इसका एक इंग्लिश में याद कर लो, FIAKUW, सुन लो, FIAKUW। देखिए ये दो अलग कर लो, सुनो पहले इन दोनों। अरे बगल में बेटा पास होने जा रहे हो ना, भागना नहीं, घबराओ नहीं, सुनिए पहले ध्यान से। पेपर में इंग्लिशियम बगलियम लिखा रहता है, देखना फा से फैक्ट लिखा होगा, आई से इंफॉर्मेशन लिखा होगा, ए से एक्वायरिंग लिखा रहेगा, के पे नॉलेज लिखा रहेगा, यू पे अंडरस्टैंडिंग होगा, डब्ल्यू से विजडम होगा। तो फी क्यों, ध्यान दीजिए, फी क्यों कहते नहीं, या फिर आप लोग कहते हो कि यार फीस क्यों, तो बस इतना याद कर लो, फी क्यों। नॉलेज को अगर गेन करना है तो फी क्यों, तो फी मतलब FIA और KUW। तो FIA को याद रखना दिमाग में। तो ये सीखने सिखाने का एक क्रम है। फी मतलब फैक्ट, आई मतलब इंफॉर्मेशन, ए मतलब एक्वायरिंग, के मतलब नॉलेज, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, डब्ल्यू मतलब विजडम। बेटा गाना बज रहा है, अच्छा लगे तो एंजॉय करिए। बगल में आज हमारी कार्यक्रम है, तो वो गाने एंजॉय कर रहे हैं, दैट मीन्स सब है ना। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। ये आप लोग भी समझ सकते हो कि पास पड़ोस में अगर ये चीज़ें होती हैं, कोई कार्यक्रम कोई आयोजित करता है तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और आप मेरा ध्यान इसी चीज़ पे लाना चाहते हो।
मैं कुछ और याद करना चाहता हूं, आप कुछ और याद कराना चाहते हो। प्रभु प्लीज पढ़ लीजिए, केवल 10-20 दिन 30 दिन की बात और है, पढ़ लीजिए, पास कर जाओगे। जून में फॉर्म भरना है बीपीएससी का, अगस्त में टीचर बनना है कि नहीं बनना है बीपीएससी में, बिहार में बनना है ना, तो जनवरी का सीटेट क्लियर करना है। तो एकदम कान बंद कर लो, पीछे आगे क्या आवाज आ रही है, केवल मेरी वॉइस को सुनो। इसलिए नहीं कि मैं कहूं कि मेरी आवाज ठीक है, मेरी आवाज उतनी अच्छी हो ना हो, लेकिन जो याद कराना याद कर लो। अगला को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। बेटा पूर्व संक्रियात्मक का मतलब 2 से 7 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में 2 ही तो बातें होती हैं। इस अवस्था का बच्चा कब क्यों कैसे का प्रश्न करता है, और इस अवस्था में बच्चे को जोड़ घटाव गुणा भाग आता तो है, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं होती। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको आंसर करना है फटाफट से। जी हां दोस्तों, बहुत सीधे शब्दों में आपको कहूं, बेटा ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। ये होता है, मैं आपको सारे विकल्प के बारे में बताऊंगा, घबराइए नहीं, एकदम इसको खोल देंगे पूरा ऑप्शन, एकदम कहते हैं ना माइंड खुल जाएगा आपका। ये तो भैया पूर्व संक्रियात्मक की सोच होती है। केंद्रीकरण का मतलब क्या, सोच में केंद्रीकरण आ रहा है नहीं। अच्छा, परिकल्पित का मतलब कल्पनात्मक सोच। कल्पनात्मक सोच तो अमूर्त चिंतन में होता है। कल्पना क्या होता है, सामने चीजें हो या ना हो, लेकिन कल्पनाओं में सोचकर आप कह सको, ये तो अमूर्त चिंतन 11 वर्ष वाला बाद है अवस्था। संरक्षण की प्रवृत्ति ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, और अमूर्त चिंतन तो आप लोग जानते हो, तो आपका 7 से 11 हो गया। समझ गए, सारे ऑप्शन को क्लियर कर लिया ना, कोई दिक्कत किसी को। और यार अभी तक बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। बताइए यार, 100+ आप लोग हो, अभी तक वीडियो को लाइक्स कंप्लीट नहीं किया। डेली ये काम कहोगे, मतलब मुझे पढ़ाने दीजिए भाई, सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करने दो यार। अगर केवल पढ़ाने फोकस किया, यकीन करिए बहुत बेहतर आपके लिए हम करा के आएंगे। हम नहीं चाहते इन पे चर्चा हो, फालतू टॉपिक्स में नहीं लेकर आता आपके लिए। और पहली बार जो भी स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते जाइएगा, जिससे आपको तुरंत, अब कुछ बच्चे फोन करके पूछते हैं सर आज की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे कल का नोटिफिकेशन। तो बेटा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं ऑन रखोगे, हम कहां से नोटिफिकेशन देंगे। नोटिफिकेशन तो यूट्यूब देता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। कह रहे हैं कि मोटिवेशन टूल कैसे, देखिए जैसे आप टीचर बनने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास कर रहे हो ना, कह रहे हैं ये मोटिवेशन बरकरार, जैसे कहते हैं सर जी बहुत परेशान हो गए सर, कई बार दे लिए सर जी, क्या करूं। अब इस मोटिवेशन क्या, यार टीचर बन जाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया अपने हाथ में होगी, लोग कहेंगे दूसरे भगवान तो यही है ना। आज के जमाने में अगर प्राइमरी का टीचर बन गए तो कहते हैं कि भैया यही तो भगवान है, बाकी सब तो झूठे हैं। तो वो जो एक कहते हैं ना कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना मिलती है, इज्जत शोहरत, वो आपको मोटिवेशन प्रदान करते देता है। तो यही आपको चुनना है कि कौन सा वो विकल्प होगा जो भैया आपको, बहुत सीधी सी बात है, प्रवीणता अब मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बहुत आसान काम देकर, काटिए इसको, यंत्रवत रटना, बच्चे को दंड देकर, जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बेटा बहुत अच्छा काम किया, आप इतना लेट आए, इतना अच्छा काम आपने किया लेट आकर की। भाई हम तो यही कहेंगे, कोई यहाँ पे बालक तो है नहीं, सब समझते हैं। अब जो टॉपिक छूट जाएगा, इल्म तो मुझको होगा, बाद में दुख होगा ना। दुख मेरे को होता है कि वो टॉपिक निकल गए और पेपर में वो टॉपिक आ गए, तो क्या करोगे उस वक्त। अगर आप 11 बजे लाइव होते, आप 11:10 से 11:10 से, तो शायद वो सारी बातों को आप लाइव पूछ पाते। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो बच्चा कमेंट करे और मैं रिप्लाई ना दूं। मैं दावा करता हूं अगर आप पूछो, मैं अगर रिप्लाई ना करूं तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, और आपको जो कहना वो कहने का हक है, लेकिन टाइम पर आप आओगे नहीं, क्या करेंगे हम।
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक आप सब लोग जानते हो कि 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चा कब क्यों कैसे का प्रश्न करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, पकड़ मजबूत हो जाती है। लेकिन चूंकि कह रहा कौन सा निगेटिव, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के गुणों के लक्षण को व्यक्त नहीं करेगा। तो 52 का दोस्तों आपको राइट आंसर करना है। बेटा आपका कमेंट हमें दिख रहा है, लेकिन आपने नाम ऐसा रख रखा है कि हम उस नाम को क्या ही कहें। सही नाम अगर आप रखोगे तो बेहतर रहेगा, सही नाम अगर आप चेंज कर लो तो बेहतर हो। क्या मैं आपका नाम लूं? पता नहीं क्या डुअल उअल लिख कर रखे हो फालतू के नाम। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है प्रति, एक सेकेंड कट गया आगे से, ये प्रतीकात्मक विचार का विकास। भैया ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है बच्चे के प्रति। अरे यार, प्रतीकात्मक विचार, पहले ये बताओ प्रतीकात्मक विचार क्या होता है? प्रतीकात्मक विचार का मतलब होता है कि भैया जैसे किसी बात को वो कहे, जिज्ञासा रखे, लेकिन यार पकड़ नहीं होती उस पर उसकी। जैसे वो कह दे कि सर जी ये जो हवाई जहाज सामने खड़ी है, क्या मैं इसको उड़ा सकता हूं? ये जो घोड़ा मेरे सामने है, इसको मैं अपने घर पे ले जाकर बांध लूं? ये प्रतीकात्मक विचार, उसको वास्तविकता की जानकारी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और मेरे को उत्तर भी मिल गया। भैया जिज्ञासु लिखा है बेटा, उत्तर कर लेना। सक्रिय जिज्ञासु मतलब जीन पियाजे, ज्ञान का निर्माण मतलब जीन पियाजे, स्कीमा जीन पियाजे, जीववाद जीन पियाजे, शब्द कुछ आपको बताए गए हैं। इन शब्दों को दिमाग में नोट कर लो, कहीं सेव कर लो, बात बन जाएगी। अच्छा एक सेकंड इस क्वेश्चन में रुकिए और पूरे क्वेश्चन को देख लें। बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञास के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। अच्छा जी, इस प्रश्न का बेटा आंसर चेंज कर लो, क्योंकि लास्ट में उन्होंने अपनी बात मोड़ ली, वाइगोत्स्की पर चले गए हैं लास्ट में। ठीक है, चिंतन की बात तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने भाषा को महत्व दे दिया है, और ये समाज और संस्कृति, ये दोनों शब्द भारी पड़ गए जिज्ञासा पर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, वाइगोत्स्की। सुधार कर लेना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की क्या बोलते थे कि बच्चा भाषा, संस्कृति और समाज, ये तो वाइगोत्स्की का पासवर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अधिगम का, जी हाँ, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर होते हैं। जी नहीं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन, सीखना क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? संवेगों पे छिड़ संबंध, ऐसा कुछ नहीं। सीखने वालों के संवेग पे स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेग से प्रभावित होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा इसमें पॉजिटिव या सकारात्मक या सही होगा। चलिए फटाफट बताइए। दोस्तों एक बात बताओ, जिस टीचर की सहायता से आप सीख रहे हो, जिस टीचर के विचारों को, भावों को आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, जान पा रहे हो, आप उसके संपर्क में रोज आ रहे हो, उसके संवेग से आप प्रभावित नहीं होंगे? अगर प्रभावित ही नहीं हुए तो सीखिए फिर क्या? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर, 10 वर्ष में एक बच्चे को पियाजे का सिद्धांत समझ आ गया किंतु वो नहीं समझ सका। अच्छा जी, 10 वर्ष में एक बच्चे को पियाजे का सिद्धांत समझाया गया किंतु वो समझ नहीं पाया। अच्छा जी, ठीक है, कुछ वर्ष बाद वो समझ गया, ये परिपक्वता है। ये प्रश्न दोस्तों एक बार बदल कर पूछा गया पेपर में कि एक 5 साल की बच्ची पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में नहीं रोती, लेकिन बिस्तर पर सुलाने पर, लिटाने पर वो रोने लग जाती है, लेकिन कुछ सालों बाद वही बच्ची पड़ोसी के घर में ले जाने पर, बिस्तर पर सुलाने के बावजूद भी वो बच्ची नहीं रोती। ये क्या कारण है? तो बेटा किसी ऑप्शन में आपका विकास भी लिखा रहेगा, किसी ऑप्शन में परिपक्वता भी लिखा रहेगा। तो वो हम हैं एजुकेशन स्टडी पॉइंट, जो आपको दोनों बातें बताते हैं। परिपक्वता आए तो भी, क्योंकि जैसे जैसे आपका विकास होता गया, बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती गई,
विकास होता गया, मतलब विकास ऑप्शन में लिखा है तो भी सही है, परिपक्वता लिखा है तो भी सही है। 56 का ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो। और जिन बच्चों ने अभी अभी सेशन को ज्वाइन किया है, सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, वही हमारा एक मोटिवेशन है। आप इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे जैसे मैं लाइव आऊं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं, आप हमसे लाइव जुड़कर अपनी बातों को समझ सकें। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? दोस्तों, उसको व्यक्तिगत वार्ता कहा। अगर यही प्रश्न सेम प्रश्न अगर होता और कहते जीन पियाजे ने क्या कहा, तो आप कहते कि अहम केंद्रित। समझ गए? अच्छा, यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। चलिए यहीं पर एक बात और हो जाए ना भाई, बिल्कुल यहीं पर एक बात और हो जाए। और क्या बात हो जाए दोस्तों? यहीं पर एक बात और हो जाए, अगर व्यक्तिगत वार्ता ऑप्शन में नहीं है तो और क्या बदल कर पेपर में पूछ सकता है? यहां पे बेटा बदल कर पूछ सकता है कि बच्चा अपने कार्य को दिशा दे रहा है, ऐसी वार्ता है ना? बहुत बार ऐसे प्रश्न आए हैं, बहुत बार आपको उलझाया है। ये 2-3 तरीके से पूछता है, मैं बार बार बता दूं। हमने कहा था जब एक लड़की या एक बच्ची कपड़े को प्रेस करते हुए अपने आप से बातें करती है तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? पियाजे के अकॉर्डिंग वो अहम केंद्रित वार्ता कर रही है। और यही सेम प्रश्न अगर कह दे कि अगर लड़की कपड़े को प्रेस करते हुए स्वयं से बातें कर रही हो बच्ची, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो अपने कार्य को दिशा दे रही है, मतलब व्यक्तिगत वार्ता। तो उस ऑप्शन में वाइगोत्स्की के लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो व्यक्तिगत वार्ता आएगा या तो क्या आएगा? या तो व्यक्तिगत वार्ता आएगा अथवा कार्य को दिशा देना आएगा। समझ पा रहे हो सब लोग ना? किसी को कोई मतलब वो तो नहीं है, शिकायत तो नहीं किसी बच्चे को? बिल्कुल भाई, शिकायत नहीं होना चाहिए यार। शिकायत मत रखना, जो भी हो हमारे मुंह पे कहना, मन में कोई बात लेकर मत चलना। कोई शब्द समझ ना आए, कोई बात ना समझ में आए, जो आपने कल से आज तक जो पढ़ा हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछो, इंस्टेंट रिप्लाई हम देंगे आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब दोस्तों आपको निगेटिव उत्तर की तलाश करनी है, और यहां पे मेरे को 2-2 निगेटिव उत्तर दिख रहे हैं, तो किसको चुनूं मैं? सॉरी। अब्दुल कह रहे हैं शिकायत करना बुरी बात है। सीमा कह रही है हाँ आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे बेटा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, मतलब स्क्रीन पर दिखना। बेटा दिखाई देने से क्या तात्पर्य? लोग यही बात कहते हैं, कोई नाम पूछता है तो कोई शकल देखना चाहता है। मैं ये कहता हूं, जिस मकसद से ये मैं चैनल बनाया हूं, आपको बातें समझ में आ रही हैं ना? आपको हेल्प हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, आप जीवन में आगे बढ़ जाओ, बस मेरी आवाज़ याद रखना, चैनल का नाम याद रहेगा, बहुत है वही। आपका आशीर्वाद लगेगा ना, दिल से दुआ लगती है बच्चों की, वो पास होता है, वो दिल से दुआएं देता है, वही बहुत है। बाकी नाम का क्या काम करना? मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं है कि मैं औरों की तरह पूरे पीडीएफ में चाहूँ तो ऊपर नीचे भरवा दो, फला ढमका, ये सर वो सर, ये सब मेरे करने की मेरा आदत नहीं है। जो मेरे अंदर वो आदत नहीं है तो वो मैं नहीं कर सकता। मैं जबरदस्ती अगर चाह कर भी चाहूं कि मैं अपना नाम लिखूं इसमें बाई डैश सर, वहां मैं अपना, ये सब नहीं आता मेरे को। मकसद ये है, पढ़ाने आया हूं, सिर्फ पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरा शौक है, तो बस इतना जान लो। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो बेटा अन्वेषण कोई बुराई नहीं है, हमें निगेटिव खोजना है, क्योंकि नकारात्मक उत्तर आपसे चाहते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोज करना, तो खोजना जो शब्द होता है वो तो निगेटिव नहीं होता, वो तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया। कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना, और स्मरण का मतलब होता है रटना, दोनों शब्द निगेटिव हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, मतलब रटना। अभ्यास कुछ पॉजिटिव है, लेकिन है बेटा ये भी निगेटिव। निर्देश भी है निगेटिव। अब चुनने की बारी आएगी, सर चुने तो किसको चुने?
वो आप सभी का प्यार है बेटा, वो आप सबका प्यार है, ये आपका प्यार है, इसी को कहते हैं ना आपका लगाव, आपका स्नेह, यही सारी चीज़ें हैं। और क्या चाहिए हमें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी चुनना। चूंकि सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, वो है कंठस्थीकरण, मतलब रटना। अब देखो कंठस्थ का मतलब भी रटना होता है, स्मरण का मतलब आपको लगता है याद करना, लेकिन सीटेट में उसका मतलब रटना ही होता है। तो बी वाले ऑप्शन में भर भर के निगेटिव दोस्तों लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, गजब का प्रश्न है ये, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह डेफिनेशन दोस्तों किसका है, आई थिंक सबको पता होगा। एक ही शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार। मतलब क्या, मतलब मुझ में क्या ऐसी आप लोगों को मतलब वो दिखता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक तो कर लो यार। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखो, ये सब कर लिया करो। यही मेरे को अच्छा लगता है कि यार बिना कहे कर लोगे तो कितना प्यारा लगता है। दोस्तों यहां का जो सही उत्तर होगा वो होगा एडवर्ड एल थार्नडाइक, जिनकी कहानी मैंने आज के वीडियो में, जिन बच्चों ने बाद में जुड़ा है वो वीडियो को शुरुआत के 15 मिनट जरूर देखेंगे। आपको थार्नडाइक, स्किनर और वाटसन की कहानी सुनाई गई है, आप जरूर उसको समझेंगे और आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? बताइए सभी लोग कमेंट करके। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से कौन, ये तो रटा रटाया है। अगर आपको बार बार फेल होने का भय होगा तो कहां काहे की सकारात्मकता। और बच्चों के बीच में प्रतियोगिता, कंपटीशन ना कराओ प्राइमरी लेवल के बच्चे में, ये निगेटिव होता है। माता पिता दबाव डालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे हर माँ बाप से, देखिए उनकी उम्मीदें तो होती हैं, ये सत्य है, लेकिन अपने बच्चों को इतना भी ना कोसो। अगर आप बार बार यही बात कहोगे कि बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, भाई दुनिया तो कह ही रही है, आप तो ना कहो। ये मैं एक संदेश देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम अपने वो स्टूडेंट को, अपने बच्चों के, अरे जैसे आप हो वैसे तो आपका बच्चा भी तो होगा, तो आप उसको क्यों नहीं समझते? इतना प्रेशराइज बच्चे को ना करें। दुनिया तो कोस ही रही है, आप उसको सहारा बन के खड़े होइए। निश्चित रूप से आपका बच्चा बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन करके आपको दिखाएगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण अधिगम या संबंध। अच्छा ये एक और बात है, अगर संस्कृत में ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये जो अर्थपूर्ण दोस्तों अधिगम होता है, ये संस्कृत में आपको बहुत ये सब देखने को मिलेगा और ये एकदम पॉजिटिव होता है, इसको जान लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करना क्या कहलाता है? ये तो आप सबको पता होगा। सर जी यही बात तो अच्छे से पता है, यही बात तो सर जी सबसे अच्छे से पता है। दोस्तों हमने कहा था आप स्कूल में जाते हो, आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएं, फिर आप घर पे आओ और उन टॉपिक को ट्रिक बना के दिमाग में सेव करो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है और हमने नोट्स में भी लिख कर दिया है पूरी कहानी इन शब्दों का, कैसे पेपर में पकड़ोगे। इसकी कहानी आपको नोट्स में मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा पूरा। क्या लिखा मैंने कहा कि अगर क्लास में अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, औरंगजेब के बारे में, बाबर के बारे में, सब के बारे में बहुत सारी कहानी पढ़ाई गई, लेकिन घर पर आने पर आपको सारी बातें याद नहीं हो सकती, तो कुछ बातों को आप ट्रिक बनाकर अपने दिमाग में सेव कर लेते हो। इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन अलग चीज है। समायोजन का मतलब जो आप समझते हो वो नहीं होता। समायोजन का मतलब होता है पुरानी सूचना में नई सूचना, वो भी विरोध के साथ एक्सेप्ट हो, तो समायोजन कहलाता है। अहम केंद्रित आप लोग जानते हो, और अनुकूलन का ही दो भाग होता है, समायोजन और समावेशन। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को क्लिक करिए, इन टॉपिक्स के पूरे विश्लेषण के लिए जाइए। एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें लिखा होगा मनोवैज्ञानिकों की कहानी। जीन पियाजे के वर्ड को सीखना है तो वहां से सीख लो। लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं आता तो लॉरेंस कोहलबर्ग की कहानी वहां से पढ़ लो।
अल्बर्ट बंडूरा की कहानी जानना है तो वहां से पढ़ लो। सबकी कहानी मैंने 5-5 मिनट में बनाकर बहुत पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर देख लेना, कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती मतलब जेडपीडी की बात कर रहे हैं, ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किस चीज को? बिहार की बेटी का नाम आपने बड़ा अच्छा रखा है, और बिहार में बहार भी है कि नहीं? बिहार में बहार है, बाकी आप लोग पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, निकटवर्ती विकास क्षेत्र का मतलब हिंदी में आप सब लोग इसको देख ही रहे हो, इंग्लिश में जानते हो जेडपीडी, हिंदी में इसका और नाम बदलेगा। निकटवर्ती विकास क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, समीपी विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो कभी बदलना नहीं, घबराना नहीं, एक शब्द के कई मतलब होते हैं, यही तो सीटेट है, यही तो पैटर्न है, कभी गलत मत करना। आइए आपको जेडपीडी समझा देंगे कैसे पेपर में आपको समझना है। हमने कहा एक बच्ची जो हाथी का खिलौना लेती है, उसके पैरों को खोल देती है और अब जोड़ने की कोशिश कर रही है। 3 पैर सही जुड़ गए, चौथा पैर गलत जुड़ गया। ये बच्ची यहीं पे खड़ी होकर सोच रही है कोई मदद कर दे और बात बन जाए। तो इस तीसरे पैर से चौथे पैर के बीच में किसी वयस्क के द्वारा लिया गया सहयोगी जेडपीडी कहलाता है। ये दोस्तों एक अस्थाई मदद है, क्योंकि ये मदद अगर बच्चा बाद में भी गलत करेगा तो भी आप उसको समझाओगे। समझ रहे हो ना? जेडपीडी अस्थाई होता है, इसके फोल्डिंग अस्थाई होता है। इसके फोल्डिंग के और नाम क्या हैं? पाड़, ढांचा निर्माण, जानते रहो। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों आप लोग सेशन को सभी बच्चे शेयर करेंगे। अगर सर को आप लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कहते हैं जिसको ना फेमस होने की चाहत, न पाने की कोई खुशी, न खोने का कोई गम, बस जिद है आप लोगों के दिल में जगह बनाने की। और जाहिर बात है आपने प्यार भी बहुत दिया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, बहुत प्यार आपने दिया है। तो एक संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को अपने सही उत्तर के द्वारा। 63 के लिए दोस्तों आपको सही उत्तर करना है। बेटा नीचे आइए, देखिए, छोड़िए, पहले मैं आपको एक एक ऑप्शन दिखाता हूं, सुनिए ध्यान से। देखिए, स्मरण का मतलब तो रटना होता है, सर जी बोले रटना, इसको गलत काटना, यह भी याद करना मतलब रटना। आवृत्ति का मतलब दोहराना मतलब रटना। मिल गया उत्तर, देख रहे हो? ऐसे ही पेपर में जाना और 20 मिनट के अंदर में सीडीपी खत्म करना, बेइज्जती करवा के मत आना। 20 मिनट में सीडीपी को खत्म कर लीजिएगा वहां पेपर में, और 20 मिनट में ईबीएस खत्म करना है। और ये जो यहां पे 10-10 मिनट बचाओगे, इनको ले जाके गणित में लगा देना। समझ रहे हो ना? एक रणनीति बनाकर जाओगे तो जीत कर लौटोगे। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ क्या था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सारे भाई भाई, जितने भी भाई बहन, फटाफट कमेंट करके बताइए। 64 के लिए चलिए बताइए। दोस्तों ये तो आप सब लोग जानते हो ना। देखिए बच्चे जो है व्याख्या को समझ रहे हैं, निगेटिव होता है ना, और श्रेष्ठ किसी को हासिल करना कहना निगेटिव होता है। व्यक्तिगत रूप में हर बच्चे को काम नहीं दिया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी। और वाइगोत्स्की भी यही बात कहते हैं। कहते हैं कि बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा हिमालय पर नहीं सीखेगा, बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो दोस्तों परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। जाहिर बात है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? बताइए। अधिगम निर्योग्यता, निर्योग्यता का मतलब क्या होता है? निर्योग्य का मतलब अयोग्य,
इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, फंसना नहीं पेपर में। तो गणित में अधिगम में अयोग्य बच्चे का आकलन इनमें से किस विधि द्वारा किया जाएगा? बताइए बेटा। देखो, आप उसकी क्षमता का नहीं, कमियों का पता लगाएंगे। क्षमता तो हर बच्चे में है, तराशना आपका काम है। तो मतलब निदानात्मक का मतलब कमियों का पता लगाना। स्क्रीनिंग मत करिए। स्क्रीनिंग करने जा रहे, हीरो हीरोइन बनाना है क्या, जो उसकी शकल का, चेहरे का, फिजिकल लेवल पर उसका टेस्ट करोगे? जी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब कमियों का पता लग चुका है और अब आप उपचार करेंगे। तो बेटा ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। आगे का इसका पार्ट हम लोग कल अध्ययन करेंगे। बाकी शाम को आज तो मिलना ही है। कितने बजे मिलेंगे? शाम को 9:20 पर। किस सब्जेक्ट के साथ? ईवीएस। संपूर्ण ईवीएस का निचोड़ शाम को 9:20 पर लाइव आपके इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और कोई भी डाउट, कोई बात, कोई समस्या तो जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चलिए, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, जिससे हर एक बच्चे तक क्लास जरूर पहुंचे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।